वो नींद की वादी में जाने ही वाली थी जब उसे बेड के दूसरी तरफ किसी वजूद की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसे अच्छे से अंदाज़ा था कि इस पहर उसके साथ कौन हो सकता है। सो गई हैं क्या? फाइक के धीमे लहजे में पूछे गए सवाल पर वो ना चाहते हुए भी आंखें खोल गई। नहीं, जाग रही हूँ फ़िलहाल। वो करवट बदले बगैर बोली तो फाइक उसकी पुष्ट पर गहरी नज़रें जमा गया। फिर दिल में न जाने क्या समाई के हाथ बढ़ाकर उसे अपनी तरफ खींच गया। क्या मसला है? रोमैसा की पुष्ट फाइक के सीने से टकराई तो वो झुंझला कर बोली। उसके सवाल पर कोई भी जवाब दिए बगैर उसे बाजू से थामकर उसका रुख वो अपनी तरफ मोड़ गया। उसका सर उठाकर अपने बाजू पर रखने के बाद उसके चेहरे पर अपनी गहरी निगाहें जमा गया। उसकी कांच सी आंखों पर झुककर लम्स छोड़ता उसे आंखें बंद करने पर मजबूर कर गया। मैंने बहुत मोहब्बत की है आपसे, गंभीर आवाज़ में कहता वो झुककर उसके नर्मो नाजुक गालों पर अपने लब रख गया। 3 साल बगैर आपको एक भी नज़र देखे आपके ख़याल से बेतहाशा मोहब्बत की है। झुककर उसकी खड़ी नाक पर उसने अपना लम्स छोड़ा। अकीदत भरी मोहब्बत। माथे पर गिरे बाल नरमी से हटा दिए उसने। रोमैसा कभी उसकी पेशकदमी पर उसे रोकती नहीं थी। न जाने क्यों हमेशा की तरह आज भी खामोश ही रही। उसे यूं ही खामोश देखकर वो उसकी गर्दन में मुंह छुपा गया। उसकी गर्म सांसें अपनी गर्दन पर महसूस करते आज पहली दफ़ा रूमी का दिल घबराने लगा। उसे लगा जैसे उसका सांस बंद हो जाएगा। वो धीरे से कसमसाई तो फाइक ने उस पर अपनी गिरफ्त सख्त करनी शुरू कर दी और उसकी खुशबू अपनी सांसों में उतारने लगा। प्लीज़। वो एकदम बोल उठी तो फाइक सर उठाकर उसके चेहरे की तरफ देखने लगा जो सुर्ख पड़ चुका था। न जाने उसकी कुर्बत की वजह से या फिर ज़ब्त की वजह से। इतनी जालिम तो मत बने। आज की रात आखिरी रात है जिसमें आपकी कुर्बत और आपका ये लम्स महसूस कर रहा हूँ। न जाने इसके बाद ये मौका कब मिले। मैं आज की रात आपको भरपूर तरीके से महसूस करना चाहता हूँ। क्या आप मुझे इजाज़त देंगी अपनी रूह की गहराइयों में उतरने की? उसके सवाल के जवाब में मिली गहरी खामोशी उसे अपनी बात का जवाब दे गई। कोई बात नहीं, आप ऐसा नहीं चाहती तो मैं भला कैसे आपकी रज़ा के खिलाफ जा सकता हूँ। वो मुस्कुराते हुए उसके गाल सहलाने लगा। मेरे साबका शोहर को मेरी मर्ज़ी से कत्ल किया था क्या? उसके ठंडे ठार लहजे में पूछे गए सवाल पर फाइक को लगा जैसे शदीद ठंड में उसके सर पर किसी ने बर्फ़ वाला पानी गिरा दिया। मुझे मेरी मर्ज़ी से दिन दिहाड़े अगवा किया था क्या? फाइक को लगा जैसे वो अब बोल नहीं सकेगा। उसके अल्फाज से ज़्यादा उसके सर्द और बेतासुर लहजे ने उस पर कारी वार किया था। हम दोनों के निकाह में भी मेरी मर्ज़ी शामिल थी क्या? नहीं ना। फिर अपने हकूक़ वसूल करते हुए आपको मेरी मर्ज़ी जानना इतना ज़रूरी क्यों लगा फाइक चौधरी? अपने सवालों के जवाब में मिली गहरी चुप ने उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। पर उसकी मुस्कुराहट में कौन कौन सा तासुर छुपा था उससे फाइक अच्छे से वाकिफ़ था। मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, पर क्या आज की रात, सिर्फ आज की रात मैं आपके पहलू में बसेरा कर सकता हूँ? वो उसके बालों को कान के पीछे करता मुल्तजी लहजे में बोला तो वो खिलाफ तवक्को एकदम उसका हिसार तोड़ती हुई बेड से नीचे उतर गई। फाइक अचानक उसकी इस हरकत पर घबरा उठा। रोमा। वो उठकर बैठता उसे पुकार गया और वो उसकी पुकार को नज़रअंदाज करती हाथ से टटोलकर बेड के पास बड़ी बड़ी सी स्टिक लेकर कमरे से बाहर जाने लगी। उसकी इस हरकत पर फाइक लब भींच गया। आंखें सुर्ख अंगारा हो गई थीं। इतने महीनों से वो उसका तल्ख और सर्द रवैया बर्दाश्त कर रहा था जिसके जवाब में उसने आज तक एक प्यार भला लफ्ज़ भी नहीं सुना था उससे। उसने तो सुना था कि औरत बहुत नाजुक और नर्म दिल होती है, पर ये कैसी औरत थी जिसका दिल नर्म होता ही नहीं था। वो उठकर उसके पीछे आया तो वो दूसरे कमरे में बेड पर दराज हो रही थी। फाइक की आंखें बेबसी के मारे नम हुई थी। दिल का दर्द जब हद से सिवा हुआ तो वो झटके से मुड़ता वहां से निकल गया। उसका कदम कमरे से बाहर जाते महसूस करती रोमैसा ने करवट बदली थी अब। या अल्लाह, उसके लबों से सिसकी निकली। या अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे। अपने शोहर को इनकार करके मैंने बहुत गलत किया, पर तू जानता है मेरे दिल का हाल। मैं मुनाफ़कत कैसे करूं मेरे मालिक? बेबसी से कहती वो फूट फूट कर रो दी। दोनों की रात यूं ही आंखों में कट गई थी। रात देर से सोने की वजह से सुबह उसकी आंख काफ़ी देर से खुली थी। फ्रेश होने के बाद वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। वो जानती थी कि फाइक इस वक्त तक घर से चला जाता है, इसलिए ईजी थी। पर वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, कमरे में होती खटपट ने उसे चौंका दिया। साबरा भी आप हैं क्या? वो एहतियात से बोलती आगे बढ़ने लगी। जी बीबी जी, मैं हूँ। साबरा के जवाब पर वो सर हिलाती बेड की तरफ बढ़ गई। खैरियत आप यहाँ खैरियत आप यहाँ? वो नासमझी से उससे पूछने लगी। साहब ने कहा है कि आपकी पैकिंग कर दूं, आपको अपने मायके जाना है कुछ देर तक। उसकी बात पर रुमैसा का चेहरा तन गया था। वो बोलने लगी तभी उसे फाइक की आवाज़ सुनाई दी। पैकिंग हो गई साबरा भी? पैकिंग हो गई साबरा भी?
जी साहब हो गई। उसके जवाब पर फाइक सर हिला गया। ठीक है आप जाएं। उसकी इजाज़त मिलते ही साबरा कमरे से निकल गई। रेडी हो जाएं आप, ड्राइवर आपको घर छोड़ आएगा। फिर मुतवाज़न आवाज़ में कहता वो ड्रेसिंग के आगे खड़ा होता, बाल बनाने लगा। उसकी इजाज़त मिलते ही साबरा कमरे से निकल गई। रेडी हो जाएं आपको ड्राइवर छोड़ आएगा। फिर मुतवाज़न आवाज़ में कहता वो ड्रेसिंग के आगे खड़ा होता, बाल बनाने लगा। मेरी पैकिंग किससे पूछकर की गई है? उसकी सर्द आवाज़ पर वो अपने काम में मसरूफ़ रहा था। उसे आदत हो गई थी उसके सर्द रवैये की। मैं कल आपको बता चुका हूँ कि आज आप यहाँ से जा रही हैं, इसलिए पैकिंग करवाई। उसकी बात पर रूमी गहरी सांस भरकर रह गई। आपने मेरी रज़ा पूछी? वो उसके सवाल पर सर्द लहजे में मुस्कुरा दिया। खुद ही तो कहती हैं आप कि मैंने कभी किसी मामले में आपकी रजामंदी नहीं पूछी, तो फिर अब शिकवे का जवाब तो बनता नहीं। और आप तो वैसे भी इस कातिल से जान छुड़वाना चाहती हैं, फिर अब कबाहत ही क्या है यहाँ से चले जाने में? वो खुद को लापरवाह जाहिर करते हुए बोला तो न जाने क्यों वो तप उठी। साफ कहे ना कि जान छुड़वाना चाहते हैं। उसका लहजा तल्खी की आमेजिश लिए हुए था। जान मारने वाले जान छुड़वाया नहीं करते। उसी के अंदाज में कहता वो उसके चेहरे पर नज़रें जमा गया। मैंने सोच रखा था कि कभी उन लोगों के पास नहीं जाऊंगी जिन्होंने पलट कर मेरी खबर ही ना ली, और उनकी बेटी जिंदा भी है या मर गई। हालांकि मेरे भाई इतने कमज़ोर तो नहीं थे जो अपनी बहन को ना ढूंढ सकते। इतने लंबे अरसे में हालांकि मेरे भाई इतने कमज़ोर तो नहीं थे कि इतने लंबे अरसे में अपनी बहन को ही ना ढूंढ सकते। पर अब वो पल भर के लिए रुकी तो फाइक का सांस सीने में अटका। जैसे अब मुझे लगता है कि मेरा यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। जिस मंजिल की तरफ जाना ही ना हो उसकी तरफ जाते रास्तों पर भी भटका नहीं करते। उसकी बात पर फाइक सुर्ख आंखें लिए उसकी तरफ बढ़ा। फ़ी अमान अल्लाह। उसका चेहरा हाथों में भरते उसकी सांसें खुद में जज्ब की। चंद लम्हों बाद वो पीछे हटा तो उसके माथे पर लब धर गया। फिर पीछे हटा और तेज़ तेज़ कदम उठाता कमरे से ही बाहर निकल गया। साबरा भी जाओ, बीबी को चादर दो, तैयार करवा कर बाहर ले आओ, और कलीम तुम गाड़ी निकालो। जिस मकाम का बताया था बीबी को बाहिफाजत वहाँ छोड़ कर आओ। रास्ते में मुझसे राब्ते में रहना। मुलाजमा और ड्राइवर को बारी बारी पैगाम देता वो खुद दूसरे कमरे में बंद हो गया। उसे लगा जैसे उसकी ज़िंदगी का एक जानदार बाब बंद हो गया हो आज। और फिर ठीक आधे घंटे वो उसे और उसके घर को छोड़कर रवाना हो गई थी जहाँ से लाई गई थी। उस जगह पर रात के 11:30 बज रहे थे। शिफान ने न जाने ओरहान को कौन सा काम सौंपा था कि वो अब तक घर से बाहर था, और साहिबा को कह चुका था कि वो खाना खाकर सो जाए, वो लेट हो जाएगा। साहिबा शुक्र करती तैयारियों में जुट गई। ज़रूरत का सारा सामान जोहान मंगा कर उसे दे चुकी थी। कमरा वो 3 घंटे लगाकर सजा चुकी थी। बस अब खुद को सजाना बाकी था। वो शीशे के सामने बैठती खुद को संवारने लगी। जिस वक्त वो मुकम्मल तैयार हुई 12 बजने में 10 मिनट रह गए थे। उसने मोबाइल पकड़कर ओरहान को कॉल मिलाई। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? कहाँ हैं? अब तक आए नहीं अभी तक। वो ओरहान के कॉल उठाते ही शुरू हो चुकी थी। वालेकुम अस्सलाम सोजा मोहतरमा, इस नाचीज़ को भी बोलने का मौका दीजिए। वो उसके पै दर पै सवालों पर चोट करता बोला तो साहिबा झींक गई। मैं हवेली आ चुका हूँ। शिफान ने कुछ सामान मंगवाया था शहर से, उसको कॉल किया, वो आ रहा है कमरे से बाहर। बस फिर आता हूँ मैं भी कमरे में। वो सीढ़ियाँ चढ़ता बोला तो शिफान ओके कहती कॉल बंद कर गई। जल्दी से कमरे में लाइट बंद की और खुद दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई। और हान और शिफान के कमरे साथ साथ ही थे। उसे बाहर से दोनों के बोलने की आवाज़ें आ रही। शिफान उसे बातों में लगा रहा था। उसने घड़ी पर वक्त डाली तो 12 बजने में सिर्फ 1 मिनट रह गया था। ठीक उसी वक्त ओरहान ने कमरे का दरवाज़ा खोला तो साहिबा अपना सांस रोक गई। शिफान को उसका सामान देने के बाद वो अपने कमरे के सामने आ खड़ा हुआ। आज वो बहुत ज़्यादा थक चुका था, भूख भी लगी थी, पर दिल चाह रहा था कि कुछ भी किए बगैर बस बेड पर गिर जाए। उसने जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोला, सामने नज़र आते मंजर ने उसे आंखें खोलने पर मजबूर कर दिया। वो शौक होता कमरे में दाखिल हुआ और तफसीली नज़र सामने नज़र आते नज़ारे पर डाल गया। कमरे की छत लाल और स्याह गुब्बारों से ढकी थी। सफ़ेद रंग के संगे मरमर से बना फर्श गुलाब की चादर ताने हुए था। कोई एक हिस्सा भी ना था जो खाली हो। कमरे की चार दीवारी के पास थोड़े थोड़े फासले पर दिए जलाकर रखे गए थे, जिनकी मध्यम सुनहरी रोशनी पूरे कमरे में फैली हुई थी। जहाजी साइज बेड पर सफ़ेद चादर बिछी हुई थी, जिस पर गुलाब की पत्तियों से लिखे अल्फाज वाज़ेह नज़र आ रहे थे। गुलाब की पत्तियों से बेड के वस में बड़ा बड़ा लव यू सरदार लिखा था, और उसके इर्द गिर्द ही उन्हीं गुलाब की पत्तियों से दिल बनाया गया था। बेड की पुष्ट पर सुर्ख और स्याह रंग के गुब्बारे फूलों की तरतीब में लगाए गए थे। बेड की साइड टेबल जो कि शीशे की बनी थी, उन पर भी
हर सू फूलों की पत्तियां बिछाई गई थी जिनके चारों कोनों पर दिए थे। बेड से फिसलती उसकी नज़रें ड्रेसिंग टेबल पर जा टिकी। ड्रेसिंग के शीशे के सामने भी गुलाब की पत्तियां और उन पर जा बजा दिए सजे हुए थे। वहां से फिसलती उसकी नज़रें शीशे पर गईं जहाँ दो छोटे छोटे स्टिकी नोट्स दिल से बनाकर लगाए गए थे और एक ट्रांस की कैफियत में वो चलता उनके करीब गया और उन नोट्स पर लिखी इबारत को पढ़ने लगा। यू आर माई सनशाइन, माई लाइफ, you are my heartbeat, you are my forever, my always, my everything. You are my reason, you are the reason of my every single smile. I feel comfort, peace, happiness in your arms. You are the missing puzzle piece that completes me. My heart beats for you. You are the missing half of my heart. You make my heart skip a beat. You are my safe haven. I love you to the back of I love you to the back and move. वो हैरत ज़दा सा खड़ा एक एक लफ्ज़ को पढ़कर अपने अंदर उतार रहा था। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये सब साहिबा ने उसके लिए किया। इससे पहले कि वो रुख मोड़कर उसकी तलाश में नज़रें घुमाता, दो हाथ उसकी पूंछ से होते उसके सीने पर आ ठहरे और हान ने नज़रें झुकाकर देखा जहाँ पर उस परी पैकर के मोमी हाथ बंधे थे, जबकि उसका नाजुक वजूद और हान की पूंछ से लगा था। और हान उसकी हिम्मत को दाद देता गहरा मुस्कुरा दिया, फिर उसके नाजुक हाथों को पकड़कर एक झटके से उसे अपने सामने कर गया। उस पर नज़र पड़ते ही और हान का सांस सीने में अटक गया, जैसे आंखों में बेकाबू जज्बात सिमट आए थे। उसने एक तफसीली नज़र उस पर सरता पैर डाली। स्याह तारों से झिलमिलाती स्याही साड़ी जिसकी कुर्ती उसकी कमर को ढांप रही थी, बाजू कंधों से थोड़ा नीचे तक थे, जबकि कुर्ती के गले से झांकती उसकी गर्दन की खूबसूरत हड्डियां और ओरहान की सारी तवज्जो अपनी तरफ को खींच गए। वो हाथ बढ़ाता अपने अंगूठे को धीरे से उसकी ब्यूटी बोन पर फेरने लगा तो साहिबा थरा उठी। कांपते हाथों से कंधे से फिसलते साड़ी के रेशमी पल्लू को संभालने की कोशिश करने लगी जो फिसल फिसल जा रहा था। उसके नाजुक बदन से नज़रें हटाकर उसके चेहरे पर डाली तो दिल धड़क उठा। जूड़े से निकलती लटें शहाबी चेहरे पर फैली हुई थी। काजल से लबरेज हरी आंखों से नज़रें फिसलती नाक की बाली से टकराईं तो ओरहान का दिल मचल उठा। उसकी नाक की बाली हमेशा उसके हवास सल्ब कर दिया करती थी। वो बेख्तियार होता झुककर उसके नाक पर लब रख गया था अपने। साहिबा उसके कॉलर को अपनी गिरफ्त में मजबूती से लेती आंखें बंद कर गई। वो पीछे हटा और नज़रें उसके सुर्ख लबों पर जमा गया था। तश्नगी थी कि बढ़ती चली जा रही थी और दिल था कि बेकाबू होता जा रहा था। दिल की पुकार पर लबैक करता वो उसकी तरफ झुकने लगा जब वो लरसते हाथ उसके उनाबी लबों पर जमा गई और हान ने नासमझी से उसकी तरफ देखा। पहले केक काटें प्लीज़, उसकी मध्यम सी आवाज़ पर वो ज़ेरे लब मुस्कुरा दिया था तो वो उसका हाथ थामती बड़े से टेबल की तरफ ले आई जहाँ पर गुलाब की पत्तियों के दरमियान सुर्ख क्रीम से सजा एक खूबसूरत केक रखा था। केक पर लिखी इबारत ने ओरहान को भरपूर अंदाज में मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। साहिबा ने उसे छुरी पकड़ाई तो वो साहिबा के हाथ में छुरी पकड़ाता उसका नाजुक हाथ छुरी समेत अपने मजबूत हाथ में थाम गया। सुर्ख सफ़ेद क्रीम से सजा केक काटने लगा जिसके दरमियान से सफ़ेद क्रीम पर लिखा था साहिबा कुर्बान अपने साहब पर। वो केक काट रहा था और साहिबा मुस्कुराते हुए गुनगुना रही थी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर हस्बैंड। और हान मुस्कुराती नज़रों से उसे देख रहा था। उसने केक का छोटा सा पीस काटा और साहिबा के होंठों के नज़दीक ले गया। साहिबा ने थोड़ा सा खाकर बाकी उसे खिलाना चाहा तो वो नफ़ी में सर हिलाता गहरी नज़रें उसके चेहरे पर जमा गया। उसकी नज़रों का मफहूम समझती साहिबा हया से सुर्ख पड़ी। इससे पहले कि उसकी नज़रों से छुपती उसी के सीने में पनाह लेती और हान उसकी कमर में हाथ जमाकर उसकी कोशिश को नाकाम बनाता उसके चेहरे पर झुकाता। सादगी में भी कयामत ढाती हो इस सरदार के दिल पर, फिर यूं कील कांटों से लेस होकर क्यों इस वजूद में हश्र बर्पा करने पर तुली हो। उसकी ठोड़ी उंगली के पूर पर उठाता वो सवाल करने लगा तो साहिबा ले जाती हुई नज़रें झुका गई। मैं कुछ कहना चाहती हूँ, उसने ओरहान की कमीज़ के बटन पर उंगली फेरते कहा तो वो बगैर किसी तरद्दुद के उसका फूलों सा दिल फरेब वजूद बाहों में भरता बेड की तरफ कदम दूर से मुझे ना कुछ दिखाई दे रहा है इस वक्त और ना ही सुनाई, इसलिए करीब रहते हुए अपनी बात कह डालो। उसके माथे पर बिखरी लटों को कान के पीछे उड़सता झुककर उसकी पेशानी पर अकीदत भरा लम्स छोड़ते वो बोला तो साहिबा सकून महसूस करती उसी के सीने पर सर रख गई। मुझे कुछ बताना है आपको, अगर आज इकरार ना कर पाई तो शायद कभी ये हिम्मत खुद में पैदा ही ना कर सकूं। आपकी ये मोहब्बत और जुनून भरी नज़रें हमेशा मेरे लब सी देती हैं और तमाम अल्फाज हलक में ही दम तोड़ देते हैं, पर आज मैं इकरार करना चाहती हूँ सरदार
اس لیے اپنی نظریں مجھ پر سے ہٹا لیں۔ ایک ربط میں کہتی وہ ساتھ ہی اس کی سنہری آنکھوں پر اپنا نازک کپ کپاتا ہاتھ تھام گئی تو ارحان اس کی حرکت پر کہکا لگا کر ہنس دیا۔ بولو میری جان، جو بھی بولنا چاہتی ہو۔ ارحان بلوچ آج تمہیں ہی سنے گا بس۔ اس کا دوسرا ہاتھ تھام کر وہ اپنے لبوں سے لگا گیا، پھر اس کے ہاتھ کو اپنے مضبوط ہاتھ میں قید کرتا اسے بولنے کا اشارہ دے گیا۔ میں نے آپ سے بہت محبت کی ہے سردار، اپنے وجود سے بھی زیادہ۔ ایسا کوئی پیمانہ اب تک ایجاد نہیں ہو سکا جو میری آپ کے لیے محبت کو ناپ سکے۔ مجھے آپ سے اتنی الفت ہے کہ آپ کی ایک نظر الفت کی خاطر خوشی خوشی ہر قربانی دے سکتی ہوں۔ میری آنکھیں ہر وقت آپ کی دید کی پیاسی رہتی ہیں، میرے کان ہر وقت آپ کی آواز سننے کو بےتاب رہتے ہیں، میرے لب ہر وقت آپ کا ذکر کرنے پر مصر رہتے ہیں، میرا دل ہر وقت آپ کی یاد میں گم رہتا ہے۔ میں ازل سے ابد تک آپ کا ساتھ چاہتی ہوں، اپنے شام و سحر آپ کے روبرو رہتے ہوئے آپ کی قربت میں گزارنا چاہتی ہوں۔ مجھے خود سے جدا کرنے کا سوچیے گا بھی مت، مجھے خود سے جدا کرنے کا سوچیے گا بھی مت کبھی بھی، کیونکہ آپ سے دوری صاحبہ کی ذات کو فنا کر ڈالے گی۔ ارحان بلوچ کی موجودگی سے ہی صاحبہ کی زندگی مربوط ہے۔ مجھے کبھی خود سے الگ کیا تو میں واقعی مر جاؤں گی۔ ارحان پر شدت انداز میں اس کی طرف جھکتا اس کے الفاظ پی گیا۔